नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौराब पर। हर शुक्रवार को हम लेकर आते हैं सास बहुओं की परेशानियों के जवाब, लेकिन ये परेशानी उनकी रोजमर्रा की नोकझोंक की नहीं बल्कि बाजार में पैसे लगाने को लेकर है। म्यूचुअल फंड चुने या फिर किसी शेयर में लंबी अवधि के लिए लगाए पैसा, यही कंफ्यूजन दूर करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स और बताते हैं कि आपको कहां से मिल सकता है बेहतरीन रिटर्न। तो रहिए हमारे साथ सास बहु और सेंसेक्स के सफर में। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कमोडिटी बाजार पर। भारत में कमोडिटी बाजार खुल गए हैं और गोल्ड का भाव अभी 36,000 पर है। वहीं सिल्वर में भी तेजी दिख रही है, 35,495 पर। चांदी है हरे निशान के साथ ओपनिंग हो रही है। क्रूड 3,046 के भाव पर तेजी के साथ खुलता हुआ। नाइमेक्स पर क्रूड का दाम $43 के आसपास है। नेचुरल गैस में हल्का दबाव आज देखने को यहाँ पर जरूर मिल रहा है, लेकिन कुछ और कमोडिटी पर नजर डालते हैं। बेस मेटल्स में कॉपर 365 रुपए 30 पैसे के साथ हरे निशान पर खुलता हुआ, लेकिन निकल में दबाव है। आज लाल निशान के साथ निकल की ओपनिंग यहां पर हो रही है। इसी तरह लेड और जिंक किन लेवल्स पर खुल रहे हैं। 108 रुपए 45 पैसे एल्यूमिनियम का भाव है। लाल निशान के साथ दबाव के साथ एल्यूमिनियम खुल रहा है। लेड में भी यही दबाव नजर आ रहा है। 114 रुपए 85 पैसे के साथ लेड की ओपनिंग हो रही है। जिंक में हालांकि तेजी, 120 रुपए 90 पैसे का भाव जिंक में दिख रहा है बाजारों के खुलते ही। सोयाबीन 3,204 रुपए के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहा है, लेकिन सोया ऑयल में दबाव 565 रुपए 90 पैसे पर कारोबार हो रहा है। मस्टर्ड सीड 4,264 रुपए के भाव के साथ हरे निशान पर ओपन हो रहा है। अगर धनिये की बात करें तो आज यहाँ पर दबाव दिख रहा है और ये शायद कई लोगों के लिए खरीदारी का मौका लेकर आ सकता है। 11,000 पर धनिया है तो जीरे में तेजी, 15,750 का भाव जीरा NCDX पर। और हमारे साथ है निर्मल बैंक कमोडिटी के कुणाल शाह। कुणाल, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में आज भी हम देख रहे हैं एक दबाव है। कच्चे तेल में आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी, हमारी राय में अभी भी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो बाय डिप्स की रहनी चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटल्स नहीं, बट जो ओपेक ने प्रोडक्शन कट करने की बात की है और उसको छोड़ते हुए भी हम देख रहे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी में अपटिक मोमेंटम आ रहा है, उसके चलते हुए कच्चे तेल में बहुत ज्यादा मंदी नहीं देखने मिलेगी और हमें लग रहा है ऊपर में 3,100 तक के लेवल्स आपको आने वाले 1-2 दिन में देखने मिल सकते हैं। और साथ ही में नेचुरल गैस आज दबाव के साथ खुला, इसमें हम प्रेशर देख रहे हैं। लाल निशान के साथ शुरुआत हुई है नेचुरल गैस की। इसमें आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे, क्या नजरिया है आपका? नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स की बेटर लग रहा है मेरी राय में। नेचुरल गैस में आप बाइंग कर सकते हैं इन स्तरों पे और 184, 185 तक के लेवल्स आपको नेचुरल गैस में देखने मिल सकते हैं। कॉमेक्स पर सोना $1,110 के पार है। घरेलू बाजार में आज क्या करने की सलाह देंगे सोने में? सोने में जब तक फेडरल रिजर्व की मीटिंग नहीं आती है एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेनी चाहिए और ट्रेंड सेल ऑन राइज का ही रहेगा, क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व रेट हाइक करता है तो गोल्ड में आपको एक मोमेंटरी स्पाइक सेलिंग की देखने मिल सकती है। सो आई थिंक द स्ट्रेटेजी शुड बी यू कैन सेल एट 26,300 एंड एक्सपेक्ट प्राइसेस टू गो डाउन टू द लेवल्स ऑफ 26,100, 150। ओके, सो 26,300 के स्तर पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और यूएस फेड की बैठक जो है वो तय करेगा सोने में किस तरह की चाल आती है। लेकिन कुणाल, बेस मेटल्स में आज दबाव दिख रहा है, इसमें कोई स्पेसिफिक मेटल जिस पर आपकी खास नजर है? क्या सलाह होगी बेस मेटल पैक के लिए? प्रॉफिट टेकिंग है बेस मेटल में। मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने मिलेगी, बट लगातार एक हफ्ते से मेटल्स बढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज के दिन में देखने मिल सकता है। ये प्रॉफिट टेकिंग में कॉपर आप 362 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 368, 370 के टारगेट के लिए, और निकल आप 680 के आसपास बाई कर सकते हैं फिर से 700 रुपए के टारगेट के लिए। एक कमोडिटी जिसमें हम काफी उठापटक देख रहे हैं वो है चना। इसमें क्या करने की सलाह देंगे आज के लिए? चने में अभी 4700 के आसपास सेलिंग करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक बार तेजी की मोमेंटम को ब्रेक लग गई है और प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। आगे सोइंग एकरेज बढ़ने का उम्मीद है और ऑस्ट्रेलिया से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। सो ये देखते हुए चने में एक बार जो तेजी का मोमेंटम है वो ब्रेक हो गया है, सो सेलिंग इज रिकमेंडेड। साथ ही में एग्री कमोडिटी में किन कमोडिटी पर आपकी नजर है? एग्रीकल्चर कमोडिटी में हल्दी में ध्यान रखना चाहिए। एक्सपायरी के बाद मुझे लग रहा है कि फार्मर कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है और हल्दी के प्राइसेस फिर से जो 8,400 के स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के, वो 9,000 तक के लेवल्स आपको आने वाले 1 महीने में दिखा सकता है।
ओके, तो हल्दी आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर। शुक्रिया कुणाल हमसे बात करने के लिए। निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह हमारे साथ है। कमोडिटी बाजार के खुलते ही किस तरह के लेवल्स पर है इनकी नजर, इस पर अपनी राय देते हुए। लेकिन कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको दिन भर देते रहेंगे CNBC आवाज पर। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देश भर से जुड़ेंगी हमारी महिला दर्शक, पूछेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने शेयर्स में। हमारी खास पेशकश सास बहू और सेंसेक्स में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टॉक आपका। आज हम लेकर आते हैं सास बहू और सेंसेक्स। तो हम सास बहू के सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सेंसेक्स पर नजर डालते हैं। आज का दिन सेंसेक्स जोरदार कारोबार कर रहा है बढ़त के साथ। कल लेटर हाफ में हमने जो एक रैली आते हुए देखी थी, उसके बाद आज हम देख रहे हैं बाजारों ने बढ़त को मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं। 150 अंकों की बढ़त हमें सेंसेक्स में दिख रही है। 25,770 पर कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। वहीं निफ्टी भी 45 अंकों की बढ़त के साथ 7,800 से ऊपर 7,833 के स्तर पर नजर आ रहा है। मिड कैप में भी ऑलमोस्ट 150 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी भी 0.25% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ज्यादातर शेयर्स हैं जो बढ़ने वाले, यानी ये रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 1130 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 168 शेयर हैं जो पिट रहे हैं। अच्छे ग्लोबल संकेत मिले हैं भारतीय बाजारों को और इसके दम पर हम देख रहे हैं कि आज बाजारों में हरा निशान ज्यादा है। निफ्टी में बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, एक्सिस बैंक, PNB बैंक से जुड़े तमाम काउंटर्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। NMDC, विप्रो, एशियन पेंट और BPCL में भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं भेल, गेल, टाटा पावर और टाटा मोटर्स दबाव में नजर आ रहे हैं आज के कारोबार में। लेकिन शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं SimiBhowmic.com की सिमी भौमिक और मार्केट एक्सपर्ट शाहिना मुकादम। गुड मॉर्निंग सिमी। निफ्टी में आप क्या देख रही हैं? इंट्राडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखेंगी मैम? गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी एक अच्छा शुरुआत के बाद थोड़ा बहुत नीचे आया है, कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2 सेशन में जितना बड़ा रैली देखा है उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन बहुत जरूरी था। पर जो भी है प्रियंका, आज अगर 7800 के ऊपर निफ्टी पूरा दिन मेंटेन करेगा तो मुझे लगता है, और क्लोजिंग भी अगर 7850, 7870 के ऊपर होगा तो मुझे लगता है कि निफ्टी में जो स्ट्रेंथ लास्ट 2 सेशन में आया है वो शायद नेक्स्ट वीक तक कैरी फॉरवर्ड होगा और 7950 तक निफ्टी जा सकता है इस मोमेंटम में। 7920 से 50 का रेंज निफ्टी के लिए अपसाइड में देख रही हूँ। पर जो भी है, जो वीकनेस ओवरऑल चार्ट में आया है, लग रहा है कि 7950 क्रॉस करना निफ्टी के लिए अभी मुश्किल होगा। और अगर किसी भी हाल से अगर ग्लोबल मार्केट्स का सहारा मिल भी जाता है और 7950 का लेवल क्रॉस भी करता है तो भी 8091 से 8225 वो जो रेंज निफ्टी 24-25 अगस्त को छोड़ के आया था, जो गैप, उस गैप निफ्टी के लिए अभी मेजर सप्लाई एरिया हो जाएगा। और सिचुएशन इतना भी अच्छा नहीं हुआ कि मैं यहां से एक्सपेक्ट करूं कि निफ्टी एक ही मूवमेंट में, एक ही मोमेंटम में, इस मोमेंटम में उस रेंज को भी क्रॉस करेगा। फिलहाल मार्केट थोड़ा सा 2 दिनों में थोड़ा सा सुधरने का कोशिश कर रहा है और आज के दिन के लिए भी मैं ये कहूंगी कि मेरा जो बेंचमार्क था 7810 से 7790 का, उस बेंचमार्क से ऊपर ही निफ्टी खुला है। पर ऊपर में जहां पे मैंने मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस था 7845 से 7855 निफ्टी के लिए, निफ्टी स्पॉट के लिए, वो रेंज से निफ्टी अभी थोड़ा सा नीचे आया है। तो मतलब इस बीच में 7800 से 7850 के बीच में अभी कोई ट्रेड नहीं है और निफ्टी ट्रेंड लेस है इस 50 पॉइंट के बीच में। अब फ्रेश मोमेंटम 7850 क्रॉस करने के बाद ही मिल सकता है और फ्रेश वीकनेस 7800 से 7790 ब्रेक करने के बाद ही मिल सकता है। फिलहाल 50 पॉइंट में कोई ट्रेड एडविजिबल नहीं है, पर ओवरऑल उतना भी खराब नहीं है जितना खराब लास्ट वीक देखा। मतलब इस वीक का शुरू में भी हम लोग देखा है, उतना भी खराब सेंटिमेंट नहीं है। देखते हैं कितना जाएगा। आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो फिर बहुत ही कॉशियस सलाह यहाँ पर सिमी आपको दे रही हैं और 7850 को बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं सिमी। लेकिन हमारी महिला दर्शक जुड़ चुकी हैं अलग अलग शहरों से जो पूछेंगी अपने सवाल। सास बहू और सेंसेक्स हमारे इस खास शो में सिमी और शाइना सभी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो शुरुआत करते हैं मेधा जी के सवाल के साथ। नमस्ते मेधा जी, पूछिए अपना सवाल। मेधा मुंबई से बात कर रही हूँ। मुझे पूछना है कि अगले 1 साल में FMCG सेक्टर का
क्या हाल है, उसमें हिंदुस्तान लीवर है, डाबर इंडिया है और ITC है। इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी मिली तो बहुत अच्छा रहेगा। शाइना, गुड मॉर्निंग। आप मेधा जी के सवाल से आपके शुरुआत करते हैं शो में आज। FMCG आपको कैसा लगता है एक साल के लिए? HUL, डाबर, ITC जो लेवल्स अभी दिख रहे हैं, क्या सलाह देंगी मेधा को यहाँ पर? देखिए, एकदम लेट मी स्टार्ट विथ एकदम शॉर्ट टर्म। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वीकनेस है चार्ट्स में। उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो बड़े स्टॉक हैं, ITC है, HUL है, यहाँ से थोड़ा डाउनसाइड पॉसिबल है। जैसे ज्यादा नहीं, 15-20 रुपए यहाँ से डाउनसाइड पॉसिबल है। कमिंग टू द लॉन्गर टर्म स्टोरी, ये दोनों जैसे ये दो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, इसके लिए मैं पहले इनके बारे में बताती हूँ। ये दो स्टॉक्स जो उनके फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद काफी करेक्ट हुए हैं। द मेन रीजन इज जो उनके रिजल्ट्स थे वो मार्केट को हमको बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। जो उनके वॉल्यूम्स थे वो काफी हिट हुए हैं और टर्नओवर भी डिप्रेस था, म्यूटेड नंबर्स थे। अभी एक साल का अगर नजरिया रखें तो हो सकता है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट रहेगा, बट हमको रूरल डिमांड अभी मानसून जो खराब है उसके वजह से थोड़े बहुत सबड्यूड होंगे। तो आई थिंक एक साल में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज रहेगा ये कंपनीज के लिए। लेकिन मेरा व्यू है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 10-15 रुपए नीचे पर जब मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता है आप एंटर करके, लेकिन होल्ड कीजिए, इनको ट्रेड मत कीजिए आप, तो यू कैन गेट अ गुड रिटर्न। जैसे ITC आप 300 के लगभग खरीद सकते हैं, HUL 750 के लेवल्स के ऊपर खरीद सकते हैं। शॉर्टर टर्म अगर आप देख रहे हो तो यू कैन लुक फॉर इमीडिएट रिटर्न, जैसे आपने डाबर का पूछा है, और मेरा टॉप पिक रहेगा गोदरेज कंज्यूमर। ये दोनों स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स दिए हुए हैं। चार्ट्स भी मेरे हिसाब से शॉर्टर टर्म के लिए भी अच्छे हैं एंड मीडियम टर्म में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जैसे गोदरेज कंज्यूमर 11% टर्नओवर का ग्रोथ दिखा है फर्स्ट क्वार्टर में और प्रॉफिट्स का 35%। उस हिसाब से मेरा मानना है कि अगर आप उसको खरीदें अभी, यू कैन लुक फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 1350। आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 1150। डाबर भी शॉर्ट टर्म में अच्छा लग रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे थे। ओके, सो FMCG सेक्टर पे तो हमने व्यू ले लिया, लेकिन बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। मिनी मेरे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। गुड मॉर्निंग मिनी जी, बताइए मैम कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम, मैं मिनी। मैंने दो शेयर लिए हैं। एक है GVK पावर 5000 क्वांटिटी 8.87 पर, एंड एक और है HPC 23 रेट पर 1600। मेरा 5 ईयर तक का लॉन्ग टर्म का प्लान है। क्या ये दोनों शेयर मुझे प्रॉफिट देंगे? ओके, पर फिलहाल तो आपके जो भी खरीद का भाव रहा है उससे नीचे HCC है, आपने 23 रुपए में खरीदे हैं 16,000 शेयर, और फिलहाल ये 17 रुपए पर आपकी खरीद के भाव से काफी नीचे। दूसरा स्टॉक GVK पावर बता चुकी हैं, ये इसमें भी दबाव हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली। शाइना, GVK पावर और HCC 5 साल का नजरिया यहाँ मिनी का, ये दोनों आपको कैसे दिखते हैं 5 साल के टाइम फ्रेम में? देखिए, मिनी का जो होल्डिंग पीरियड 5 साल का है वो बहुत ही बढ़िया है, और अगर इतना लंबा होल्डिंग पीरियड है और मार्केट ऐसे करेक्शन मोड में है तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन स्टॉक्स लाइक GVK पावर एंड HCC, उनको यहाँ से काफी अच्छे बेहतर कंपनीज मिल सकते हैं। जैसे IT सेक्टर में है, वैल्यूएशंस अभी काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कंज्यूमर सेक्टर में है, यू हैव इवन जैसे आप ऑटो सेक्टर में आप देख सकते हैं। सो यू नो, जैसे अभी GVK पावर का है, वहां पर नेगेटिव न्यूज था, उस हिसाब से स्टॉक करेक्ट हुआ है। अगर आप होल्ड करती हैं तो एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 6 रुपीज का रखिए। मुझे लगता है ये जो बाउंस आ रहा है, इस बाउंस में आपको एक बार निकल जाना चाहिए। आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ GVK पावर फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर पीरियड, और 5 ईयर्स का अगर होल्डिंग है तो आपको बहुत अच्छे दूसरे स्टॉक्स मिल सकते हैं। HCC का भी सिमिलर स्टोरी है। मेरा मानना है कि उनका डेट बहुत हाई है, काफी वो कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स उनके हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिकअप है मेरे हिसाब से और काफी टाइम लगेगा। कंपनीज, ये दोनों कंपनीज का डेट लेवल बहुत हाई है। सो आई थिंक ये जो भी बाउंस मिलता है, या अभी जो शॉर्ट टर्म बाउंस हो रहा है निफ्टी का एक 100 पॉइंट 200 पॉइंट, ये बाउंस में आप निकल जाइए और अपने पोर्टफोलियो को रिवैम्प कीजिए।
बिल्कुल, तो जीवीके और एचसीसी से एग्जिट की सलाह, लेकिन कुछ डिफेंसिव सेक्टर मिनी जरूर हैं जो आपको भी बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं। अपने पिक शाइना दे चुकी हैं, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के, उन पर जरूर नजर डालिएगा। नेहा सिंह जी को शामिल करते हैं शो में। पूछिए नेहा अपना सवाल। मैं बॉम्बे से नीरा सिंह, आई एम अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। तो मैं ये पूछना जो है चाहती थी कि अप्रॉक्सीमेटली मेरा 10 लाख का टारगेट है विच आई कैन इन्वेस्ट इन जो ईयर ऑन ईयर। सो विच आर सम ऑफ द गुड स्टॉक्स दैट आई शुड लुक एट और विच आर सम ऑफ द सनराइज सेक्टर्स दैट आई शुड लुक एट? द मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल एंड द मीन्स आर लिमिटेड, सो व्हाट टू लुक एट? थैंक यू। सिमी, आप नेहा का आपने सवाल सुना, 10 लाख रुपए निवेश करना चाहती हैं लेकिन एक स्टैगर्ड मैनर में। टेक्निकली अभी कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं यहाँ इनके लिए? यह बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि मार्केट ने एक अच्छा बहुत जबरदस्त करेक्शन भी दिखाया है। और यहाँ पे अगर 10 लाख का अगर 30% भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत मतलब आपको रिस्क उठाना पड़ रहा है। आपको जरूर इस मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा तो लगाना ही चाहिए। जितना भी मार्केट में वीकनेस क्यों ना आए, हम लोग बहुत ऊपर में नहीं है, काफी नीचे आ चुके हैं। और 30 से 45% का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इस लेवल पर तो जरूर कीजिए, इफ नॉट 50%। रहा सवाल स्टॉक स्पेसिफिक की, तो मैं ये कहूंगी कि अगर सेक्टर स्पेसिफिक जाए तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि इस मार्केट में अभी जो आउट परफॉर्म कर रहा है और करेगा वो है आईटी। और आईटी में मेरा पसंद में एक लार्ज कैप में इन्फोसिस है और मिड कैप में माइंडट्री है। ये दोनों स्टॉक राडार में रखिए। मैं कुछ सेक्टर में कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं बताऊंगी, आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो उस स्टॉक से बिल्डअप कर सकते हैं। एक लार्ज कैप में इन्फोसिस मैंने बताया, मिड कैप में माइंडट्री बताया। माइंडट्री इसलिए मैं चूज किया है क्योंकि माइंडट्री इस करेक्शन में 200 डेमा को सपोर्ट दिया है और लग रहा है कि यहाँ से इसका प्रोस्पेक्ट अच्छा ही होगा। इन्फोसिस मेरा पसंदीदा स्टॉक है हमेशा से ही, और मैं ये मानती हूँ कि करंट लेवल पर जहाँ पे है यहाँ से डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये एक अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकता है लार्ज कैप में। तो ये रहा आईटी में। और ऑटो हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म किया है, ऑटो में बेस्ट है मारुति। मुझे लगता है कि चार्ट भी देखेंगे और फंडामेंटली देखेंगे भी, लास्ट बहुत सारे क्वार्टर्स देखेंगे, रिसेंटली मैंने देखा है कि रिजल्ट्स कभी खराब नहीं किया था और थोड़ा बहुत करेक्शन भी ऊपर का लेवल से दिखाया है। हाँ, आज का लेवल शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है जो 2 दिन पहले था। 4000 के आसपास मारुति आ चुका था और जहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखाया था। तो आप थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए। मारुति में अगर बहुत ज्यादा करेक्शन आता है तो भी ये स्टॉक मुझे नहीं लगता है कि 4000 के नीचे जाके सस्टेन करेगा। तो उस रेंज पर आने से आपको बिल्कुल मारुति में वॉच करना चाहिए और मारुति पोर्टफोलियो में उठाइए। मुझे लगता है कि ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। एक मिड कैप में है ऑटो सेक्टर में और अशोक लेलैंड जो मुझे बहुत पसंद है। ये स्टॉक कुछ दिन पहले 97-98 के आसपास गया था पर वहां पे सस्टेन नहीं किया, नीचे आके 80 के आसपास सपोर्ट लिया है। जब मैं सोच नहीं रही थी कि ये 84 का भी लेवल तोड़ेगा, पर मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आया तो ये भी इसका मेजर सपोर्ट को तोड़ दिया था, पर वापस ये गेन किया। जब मार्केट थोड़ा सा सहारा दिया है, ये वापस चल के 90 के आसपास आ चुका है। तो इसमें आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसका मेजर सपोर्ट अभी 87 से 84 हो गया और उसके बाद 82। अगर थोड़ा बहुत डीप मिलता है स्टॉक में तो आप इसको आप उठाइए, पोर्टफोलियो में रखिए। आगे जाके आपका अगर 1.5 साल का नजरिया है तो मुझे लगता है कि ये आपको डिसेंट परफॉर्मेंस देगा, डिसेंट रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 110 से 120 का रिटर्न आपको मिल सकता है इस स्टॉक में। रहा हो गया ऑटो सेक्टर। अब रहा सवाल बैंक्स की, तो मैं ये कहूंगी कि बैंक में वीकनेस अभी भी है और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में बैंक खतरे से बाहर नहीं है। फिर भी एक ना एक बैंक तो आपका अपना पोर्टफोलियो में रखना ही है। पीएसयू में मुझे एसबीआई पसंद है। हाँ, लेवल शायद बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, यहाँ से भी डाउन साइड आ सकता है क्योंकि मार्केट में अगर फॉल आएगा तो अभी भी बैंकिंग शेयर्स खतरे में पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी स्टेट बैंक में लगा सकते हैं और थोड़ा बहुत अगर आपको दूसरा कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाना है तो शायद आप इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक में किसी एक को चूज कर सकते हैं इसमें।
और रहा सवाल दूसरा कुछ सेक्टर की, मतलब अगर ऑटो से जाके ऑटो एंसिलरीज में जाएंगे, टायर्स में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अभी भी सीएट टायर्स, एमआरएफ टायर्स में गुंजाइश है। मुझे लगता है कि दोनों में परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन दिखाया है। सीएट ने कल का ही मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। एमआरएफ भी एक अच्छा जगह पे है, अच्छा सपोर्ट के आसपास आ चुका है। दोनों में अभी भी गुंजाइश है। मुझे लगता है कि आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही वाइड चॉइस दे दी आपको सिमी ने। आईटी, ऑटो, बैंक और टायर और सीएट जैसे बता रही हैं। आज सीएट भी लाइफ टाइम अपने हाई पर पहुंचा हुआ है। सीएट तो शायद इस पॉइंट पर ना खरीदें, लेकिन हाँ, ये कुछ अच्छे स्टॉक हैं अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करना चाहती हैं। नीरा जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी कई सारी हमारी महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जानना चाहती कि उन्हें क्या करना अपने स्टॉक्स में। उनके जवाबों के साथ हम हाजिर होंगे अभी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेस। ये है हमारा सौदा आपका का लेडीज स्पेशल। सारिका मेरे साथ है मुंबई से। जानते हैं क्या जानना चाहती हैं ये। सारिका जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है लवेबल लिंगरीज को लेकर के। मैंने ये 2014 में खरीदा है और अभी मैंने वापस उसको एक एवरेज किया है, मार्केट फॉल हुआ तभी। तो सर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हूँ, तो मैं कितना और इसको वेट कर सकती हूँ? मैं 3 साल और लेकर के चल रही हूँ, तो मुझे क्या टारगेट इसके लिए मिल सकता है और मुझे इसको और कितना इसको देखना चाहती हूँ, मैं जो देखना चाहती हूँ मैं कितना और इसको आगे देख सकती हूँ? तो सर मुझे इसके लिए कुछ अपना ओपिनियन दीजिए। थैंक यू। शाइना, लवेबल पर क्या राय है आपकी? सारिका को क्या बताना चाहेंगे आप लवेबल के बारे में? मेरे हिसाब से एक थोड़ा अच्छा बाउंस मिला है स्टॉक को, और आफ्टर करेक्शन जो हमने देखा था, और अभी लेकिन 260-265 लेवल्स के पास ये काफी रेजिस्टेंस लेवल में मतलब रेजिस्टेंस होगा स्टॉक को। उस हिसाब से मेरा मानना है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है और स्पेशली लवेबल जैसे प्रोडक्ट्स को चाइना से काफी कंपटीशन रहेगा अभी गोइंग फॉरवर्ड। तो देयर आर बेटर स्टॉक्स अवेलेबल इन दी कंज्यूमर सेगमेंट। अगर उनका 2 साल 3 साल 5 साल का नजरिया है, आई थिंक शी शुड स्विच फ्रॉम लवेबल एट दिस रैली, ये जो अभी से 260-265 लेवल्स पे, एंड शी कैन प्रोबेबली मूव ऑन टू समथिंग लाइक जैसे अभी हमने गोदरेज, कंज्यूमर, डाबर, इन स्टॉक्स की जो बात की। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 to 5 years में ये बेटर रिटर्न देंगे। ओके, तो लवेबल से स्विच करें, और शाहिना जी के पिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इन पर जरूर नजर डालें। सारिका, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद महिला दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका लेडीज स्पेशल। हम अपने महिला दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर नजर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बढ़त पर बाजार, सेंसेक्स 150 पॉइंट से ज्यादा ऊपर और निफ्टी 7800 के पार। मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी करीब 1% मजबूत। आज शाम 5:30 बजे आएंगे जुलाई आईआईपी ग्रोथ के आंकड़े। आईआईपी ग्रोथ 3.8% से बढ़कर 3.41% रहने का अनुमान। I think its bureaucracy is much more efficient than India. एयर एशिया के टोनी फर्नांडिस ने की भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़े नियमों की आलोचना। बोले चीन की ब्यूरोक्रेसी भारत से बेहतर। 5/20 नियम को बताया बेतुका। और आईपीओ आने से पहले इंडिगो ने भरी ऊंची उड़ान, मुनाफा 4 गुना बढ़ा 1300 करोड़ के पार निकला। आय में भी 25% की बढ़त। आज एविएशन शेयरों पर रखे नजर। इस बाजार में कई बड़ी कंपनियों के वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए। सीएलएसए और बार्कलेज ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें वो चुनिंदा कंपनियों में निवेश की सलाह दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ये समझते हैं नियति से। नियति, स्वागत है आपका। क्या है इन दिग्गज ब्रोकरेजेस की राय, समझाइए। जी हाँ, भले ही ग्लोबल बाजारों की अनिश्चितता को देखते हुए दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म्स या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ग्लोबल नजरिया या फिर ग्लोबल आउटलुक जो है उस पर थोड़े से डगमगा गए हों, मगर भारत पर पूरा भरोसा कायम है। 2 दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म्स की आज रिपोर्ट आई है, सीएलएसए और बार्कले। सीएलएसए का मानना है कि लंबी अवधि में भारत की ग्रोथ स्टोरी पर जो भरोसा है वो उनका कायम है, और हाल की कमजोरी और जो मायूस करने वाले नतीजे थे वो इनको ज्यादा चिंताजनक नहीं लग रहे हैं लंबी अवधि के लिए, क्योंकि
बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। महंगाई में कमी आई है, घरेलू निवेशकों का जो निवेश है वो उसमें तेजी आई है और अर्निंग्स में आगे चलकर ये रिकवरी देख रहे हैं। FY 18-19 के मुकाबले FY 16-17 के नतीजे इनको ज्यादा सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर 2017 यानी अगले साल तक ये बाजार से 30% रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, HDFC बैंक, L&T, मारुति जैसे शेयर हैं जो कि इनकी टॉप पिक्स में शामिल है। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, PVR और जी एंटरटेनमेंट में भी आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। बार्कलेज का कहना है कि चीन की कमजोरी से भारत अछूता तो नहीं रहेगा, मगर उभरते बाजारों में भारत में चीन का सबसे कम असर देखने को मिलेगा। भारत की अपनी घरेलू दिक्कतें हैं और जिसमें मॉनेटरी और वित्तीय पॉलिसी सबसे ज्यादा अहम होगी, इस पे इनकी खास नजर बना के रखेंगे। FY 16 की दूसरी छमाही में इनको नतीजों में सुधार की थोड़ी बहुत उम्मीद है। और एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, SBI, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जो इनके टॉपिक्स में शामिल है। वहीं टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक, कंटेनर कॉर्प और टाइटन में भी ये निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। नीति, इसके साथ ही कुछ मिड कैप स्पेस में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर खरीद की सलाह आ रही है, कौन से वो शेयर हैं? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जिन पे आज कवरेज इनिशिएट किया है बड़े ब्रोकरेजेस ने। CLSA ने आज इनिशिएट किया है अपनी कवरेज बाय की रेटिंग के साथ। आइनॉक्स लीजर पर टारगेट प्राइस ये 290 तक का दे रहे हैं। 32% अपसाइड पोटेंशियल ये करंट मार्केट प्राइस से देख रहे हैं और 3 साल में इस स्टॉक की फेयर वैल्यू 400 रुपए होगी, यानी 82% का एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। मल्टीप्लेक्स कारोबार भारत में और ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल है यहाँ पर। स्क्रीन काउंट में ये कंपनी नंबर 2 आती है और अपने ऑपरेशंस और एक्सपेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस बढ़ाए हुए हैं। EPS इनका शार्पली राइज करते हुए देख रहे हैं, 2.1 से बढ़कर ये 9.1 FY 16 में EPS देख रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो इनका कम है और जिसके कारण रिटर्न ऑन रेशियोज जो है वो भी बहुत ज्यादा आएंगे। 290 तक के लिए 1 साल के लिए आप निवेश करके चलिए आइनॉक्स लीजर पे। डॉयचे बैंक ने आज बजाज कॉर्प पे इनिशिएट किया है अपनी कवरेज बाय की रेटिंग, ये भी दे रहे हैं। 700 रुपए तक का लक्ष्य दे रहे हैं। 55% का अपसाइड पोटेंशियल, क्योंकि लाइट हेयर ऑयल की जो शेयर मार्केट शेयर है वो इंक्रीज करते हुए देख रहे हैं। अगले 10 साल में 17% से बढ़कर 30% के आसपास हो जाएगा। डोमिनेंट प्लेयर है यहाँ पर ये फास्ट ग्रोइंग हेयर ऑयल सेगमेंट का और ये 10 साल में स्टॉक का फेयर वैल्यू 4000 रुपए तक का देख रहे हैं। 787% का एक अपसाइड पोटेंशियल, ये बहुत ही तगड़ा स्टॉक हो सकता है, आप यहाँ पे निवेश करके चलिए, ऐसा मानना है डॉयचे बैंक का। और एवर रेडी पे एक अपग्रेड का कॉल आया है। नोमुरा का बाय की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस ये 410 से बढ़ा के 446 तक का दे रहे हैं। बिजनेस फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। स्टॉक में जो अभी हाल फिलहाल की करेक्शन आया है वो एक बहुत बेहतरीन मौका है एंट्री करने का। शुक्रिया नियति इस पूरे अपडेट के लिए। तो CLSA, नोमुरा और बार्कलेज जैसे ब्रोकरेज हाउसेस किस तरह से कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच पर जोर दे रही हैं ये बता रही थी नियति हमें। ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सास बहू सेंसेक्स में हमारे साथ देश के अलग अलग शहरों से जुड़ी हुई हमारी महिला दर्शक पूछ रही हैं अपने सवाल और इनका जवाब दे रही है सिडनी भामी का शाहिरा मुकादम। भामिनी शाह जुड़ गई अपने सवाल के साथ। भामिनी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल मैडम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में है। मेरे पास 250 शेयर्स 2007 में लिए हुए हैं 1500 के रेट से, तो अभी मैं क्या करूं? एवरेज करूं कि क्या कर सकती हूं? पुरानी खरीद रही है, इन्होंने 2007 की बात कही है। शाइना, RIL 1500 इनकी खरीद का पॉइंट रहा है, अभी आप क्या करने की सलाह देंगी इन्हें? लंबे समय से बनी हुई है इसमें। डेफिनेटली अभी होल्ड करना चाहिए, तो काफ़ी लॉस हो गया है। मेरे हिसाब से अगर उनको एवरेज करना है तो अराउंड 800 लेवल्स अगर मार्केट करेक्ट होता है और तो वो कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू एवरेज जब इतना करेक्शन हो गया है। कोई दूसरे सेक्टर में, दूसरे स्टॉक में वो डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। वैसे रिलायंस ये लेवल से मेरे हिसाब से अभी मतलब एटलीस्ट 900 का 900-910 अगर मार्केट अच्छा बाउंस देता है, हमको 8000 निफ्टी जाता है 8100, तो उनको डेफिनेटली मिल सकता है। और
और 1 या 2 साल में उनको अपना डेफिनेटली वो जो बाइंग प्राइस है वो तो नहीं मिलेगा, बट शी कैन गेट अप टू 1,100 रुपया उनको मिल सकता है। काफी अच्छे नंबर्स के बाद जो हमने क्वार्टर में देखे, डिस्पाइट दैट स्टॉक इतना करेक्ट हुआ है, वो क्रूड ऑयल प्राइसेस लो है। दूसरी बात, उनका जो एक्सप्लोरेशन बिजनेस है, गैस बिजनेस है, ENP बिजनेस है, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी है। उनका जो US में जो बिजनेस है उस हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है, बट आई थिंक यहाँ से नीचे डाउनसाइड नहीं है, सो शी शुड होल्ड। और मे बी 1,000 रुपये, 900 1,000 रुपये मीडियम टर्म में अगर उनको मिलता है तो एक बार वो लॉस बुक करके निकल सकती है। और हम आपको बता दें, ये चैनल CNBC आवाज जो आप देख रहे हैं वो TV 18 का हिस्सा है और TV 18 का मैनेजमेंट और स्वामित्व रिलायंस के हाथों में है। और अब मेरे साथ अपूर्वा जुड़ गई हैं दिल्ली से। नमस्ते अपूर्वा, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? ओके, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। Yeah, actually the thing is, I'm just a commerce graduate from University of Delhi North Campus. Ji. So initially I've just done my graduation from Bachelor's in Commerce. So we would like to invest initially in the stock market. Okay. So kindly recommend us from where to initially begin from, and what is the difference between the Nifty and the Sensex. ओके, तो आप एकदम अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं और फंडामेंटल चाहती हैं कि क्या है बाजार की समझ, और अच्छा लगता है जब ऐसे यंग माइंड्स जुड़ना चाहते हैं बाजार से। शाइना, आपके लिए, आपके पास क्या सलाह है अपूर्वा के लिए? कॉमर्स ग्रेजुएट है, MBA की पढ़ाई शुरू करने वाली हैं, सेंसेक्स और निफ्टी के बीच में सबसे पहले तो जो बेसिक सवाल है उसका डिफरेंस समझना चाहती हैं और किस तरह से शुरुआत करें, पॉकेट मनी निवेश करना चाहती हैं बाजार में? देखिए, निफ्टीज जो टॉप 50 स्टॉक्स है उनको निफ्टी में डाले हुए हैं, और सेंसेक्स है वो लार्जर कवरेज है, वहां पर ज्यादा स्टॉक्स हैं, मतलब इट कवर्स अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, उनमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो ज्यादा है, तो उस हिसाब से, और वो ओल्डर, मतलब जो इंडेक्स है वो काफी पुराना इंडेक्स है, निफ्टी थोड़ा नया इंडेक्स है, तो उस हिसाब से आपको अगर पूरा जैसे इंडेक्स में मतलब लार्जर स्टॉक्स पूरा इकोनॉमी पे कवरेज चाहिए तो सेंसेक्स में आप एंट्री कर सकते हैं। लुक एट द सेंसेक्स, और निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेटेड फ्यू स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप्स हैं। दूसरी बात है, अगर उनको निवेश करना है अभी, तो जैसे अभी हम दोनों, सिमी और मैंने दोनों काफी हमारे टॉपिक्स बताए हुए हैं, उनको IT सेक्टर में देखना चाहिए। जो रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है वो शॉर्टर टर्म में और मीडियम टर्म में भी बेनिफिट हो सकता है। सो न्यू एंट्रेंट के लिए समथिंग लाइक एन इन्फोसिस, सिमी की भी पसंद है टेक्निकली भी, और मेरी भी फंडामेंटल पसंद है। ऑटो सेक्टर में मारुति आप देख सकते हैं, अशोक लेलैंड मैं खुद भी होल्ड करती हूँ। सो यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में L&T है, L&T आई थिंक 3 से 5 साल में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। देन यू हैव समथिंग लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG, वहां पर ऑलरेडी हमने अपने पिक्स दिखाए हुए हैं। सो यू कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो पिकिंग अप लार्ज कैप्स एंड देन होल्डिंग इट फॉर मीडियम टू लॉन्गर टर्म। आप इनमें ट्रेड ना करिए बिकॉज यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, और मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है यू स्टार्ट विथ 25%। आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी कीजिए, 3 महीने के बाद फिर से 25% कीजिए, ऐसे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। ओके, तो ये था अपूर्वा आपके लिए जवाब, लेकिन वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे खास मेहमान, मॉर्गन स्टैनली इंडिया के MD रिधम देसाई से करेंगे खास बातचीत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। एक नजर बाजारों पर डालते हैं। जिस गैप अप ओपनिंग के साथ खुले थे बाजार, उतनी बढ़त तो अभी बाजारों में नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बढ़त पर जरूर है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही हरे निशान पर कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में हम करीब अभी 102 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। 25,725 के स्तर पर सेंसेक्स है। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो 36 अंकों के बढ़त के साथ 7,825 के स्तर पर निफ्टी है। मिड कैप इंडेक्स में
110 अंकों की बढ़त दिख रही है, 12,780 पर कारोबार कर रहा है। और आज हम कई स्टॉक्स को देख रहे हैं जो लाइफ टाइम हाई भी बना रहे हैं। यहाँ बैंक निफ्टी में भी तेजी, 78 अंकों की बढ़त है, 16,676 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ जरूर है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले कम शेयर है पिटने वाले। 1113 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 252 शेयर हैं जो पीछे है। और इसी के साथ जब बाजार का मूड ऐसा हो, जब कभी हरा निशान लाल निशान, तो क्या करना चाहिए आपको, यही समझते हैं हम सौदा आपका में। मीनाक्षी है मेरे साथ नागपुर से। नमस्ते मीनाक्षी जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो जी मीनाक्षी जी नमस्ते, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप हमारे मार्केट एक्सपर्ट से? हाँ मैम, मेरे पास नोसिल के शेयर है, 50 के भाव से 300 शेयर है, और मदरसन सुमी है 340 के रेट पे 100 शेयर। ओके, नोसिल और मदरसन सुमी। नोसिल में तो आपको नुकसान हो रहा है, इसी तरह मदरसन सुमी में तो ज्यादा ही नुकसान हो रहा है, ऑलमोस्ट 59 रुपीज 70 पैसे के नुकसान पर बैठी हुई है यहाँ मीनाक्षी। ऐसे में नोसिल और मदरसन सुमी आपको चार्ट्स पर कैसे दिखते हैं? देखिए चार्ट्स पर मदरसन सुमी थोड़ा सा वीक है, पर एक बेहतरीन स्टॉक है ऑटो एंसिलरी। मुझे लगता है कि अगर एक पोर्टफोलियो भी बिल्डअप करना है तो मुझे एक यहाँ से करंट लेवल से एक लॉन्ग टर्म के लिए एक ही स्टॉक अगर ऑटो एंसिलरी में चूज करना है इस सेक्टर में, तो टायर छोड़ के तो मुझे लगता है कि मदरसन सुमी, एक्चुअली जब प्रियंका पहले पिछला सवाल था आंसर थोड़ा सा वाइड हो गया था, पर बहुत सारे सेक्टर मैंने मिस किया जिसमें फार्मा था। एक्चुअली उतना टाइम नहीं मिलता है बताने के लिए, पर मार्केट में इस वैल्यूएशन में बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारे सेक्टर है जहां पे ध्यान देना चाहिए। एक तो ऐसा लगाड एक स्टॉक है जो जिसमें भी ध्यान देना चाहिए, वो है टाटा मोटर डीवीआर, जो शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए खरीदना चाहिए। अच्छा, रहा सवाल मदरसन सुमी की, तो पहले मैं ये कहूंगी कि टेक्निकली उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, और मार्केट अगर यहां से थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो मदरसन सुमी में डाउनफॉल आ सकता है। पर अगर आपको पोर्टफोलियो के लिए होल्ड करना है तो मुझे नहीं लगता है कि करंट लेवल से बहुत ज्यादा डाउनसाइड आपको झेलना पड़ेगा। अब बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा सा नीचे जाने से डिसाइड कीजिए आपको एवरेज करना है कि नहीं। नोसिल भी एक बेहतरीन स्टॉक है और मैं बहुत पसंद करती हूँ स्टॉक को। रिजल्ट भी काफी अच्छा आए थे लास्ट टाइम, तो मुझे लगता है कि ये भी अभी एक मेजर सपोर्ट में आ गया है। हाँ, 40 का लेवल जो ब्रीच किया है उसके नीचे मेंटेन कर रहा है, थोड़ा बहुत टेक्निकली थोड़ा सा इसका सेंटीमेंट को वीक किया है, पर जब ये वापस रिकवर करेगा और 40 के ऊपर 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोज करेगा, तब अब दोबारा एवरेज करने का सोचिए। 40 के ऊपर, 40 से नीचे नहीं, एवरेज करने का सोचिए। ये मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक्स में से एक स्टॉक है स्मॉल कैप में, इसमें आप पोर्टफोलियो में पोजीशन रखिए। मैं खुद भी होल्ड करती हूँ, मेरे क्लाइंटों के पास भी होगा, और मुझे लगता है कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा है और हो सकता है शॉर्ट टर्म में और थोड़ा सा लॉस आपको झेलना पड़े, पर होल्ड कीजिए दोनों ही। ओके, सो नोसिल और मदरसन सुमी पर सिमी कह रही हैं होल्ड कीजिए इन दोनों को ही। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मॉर्गन स्टैनली इंडिया के रिदम देसाई। उनका रुख समझेंगे बाजारों पर। दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त कमजोरी और उतार चढ़ाव का माहौल है। एक और चीन की चिंताएं बाजार को सता रही है, तो वहीं अमेरिकी बाजार भी अच्छी खासी गिरावट दिखा रहे हैं। अब इन सब के बीच में करेंसी मार्केट में जबरदस्त हलचल है, इमर्जिंग मार्केट्स पर बड़ा दबाव है, एफआईज पैसा निकाल रहे हैं और उसका असर पड़ रहा है भारतीय बाजारों पर भी। लेकिन इस बीच सब लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान के बाजार ज्यादा बेहतर स्थिति में, हमारी इकोनॉमी ज्यादा बेहतर है। लेकिन दुनिया भर के बाजारों में जो कुछ हो रहा है उससे हम कितना बच सकते हैं, कितना कमजोर होंगे और कब रिकवर होंगे और कितना, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप इस वक्त जरूर जानना चाहते हैं। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये भी जानना चाहते हैं कि फिर कब कहां निवेश किया जाए। और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनकी आवाज को सबसे रिलायबल माना जाता है हिंदुस्तान के बाजारों में। और जब आप विदेशी निवेशकों की बात करते हैं तो एक ऐसी एफआई जो हिंदुस्तान के बाजारों में सबसे पुराने समय से है और सबसे ज्यादा उन्हें महत्वता दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉर्गन स्टैनली की, और हमारे साथ हैं इस वक्त मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिदम देसाई साहब। रिदम जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे खास वक्त समय निकाला
जब वाकई में लोग जानना चाहते हैं कि सारे फॉरेन इन्वेस्टर सोच क्या रहे हैं इस वक्त दुनिया भर के बाजारों में। थैंक यू अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आई थिंक माहौल थोड़ा नरम है। पिछले 5-7 सालों में दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स ने बहुत क्वांटिटेटिव ईजिंग किया है, जैसे कि हम कहते हैं पैसा डाला है, लेकिन जो ग्लोबल ग्रोथ में रिकवरी होनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, वो आ नहीं रही है। तो अब उसके कारण ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में, और पहले हुआ कमोडिटी मार्केट्स में और अब इक्विटी मार्केट्स में, ये एक तरह का वीकनेस है, नर्वसनेस है, और वही चीज इंडिया में नजर आ रही है। क्योंकि इंडिया भी पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट है, तो हम लोग ज्यादा दूर तो रह नहीं सकते हैं। अगर ग्लोबल वॉलेटिलिटी आ रही है तो हमें इफेक्ट तो होगा। इंडिया की सिचुएशन, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, बेहतर है मैक्रो वाइज, लेकिन अगर ग्लोबल ग्रोथ वीक है, और हमने जैसे मॉर्गन स्टैनली ने इस महीने की शुरुआत में ग्लोबल ग्रोथ के एस्टिमेट्स भी काटे हैं, तो उसका थोड़ा इफेक्ट तो इंडिया पे आएगा ही। उससे मुझे बड़ा डर लगा एक्चुअली। जनरली मैं ये मानता हूं और जानता हूं कि आप काफी लंबे समय से हिंदुस्तान के बाजारों पर बुलिश रहे हैं और आपने काफी एग्रेसिवली तेजी की बात भी की, रिजल्ट भी सही है। लेकिन जब मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कट आया तो मुझे लगा अरे ये क्या हो रहा है, सेंसेक्स का टारगेट जो कट किया, क्या इसके पीछे इंडिया स्पेसिफिक रीजन है या फिर ग्लोबल रीजन है जो आपने टारगेट सेंसेक्स का घटाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ग्लोबल कारण है। और ग्लोबल जो वीकनेस आ रहा है चाइना को लेके, और जो अमेरिका में उसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है फेड हाइक के, फेडरल रिजर्व के रेट हाइक पे, उसके कारण जो अनसर्टेनिटी है वही रिफ्लेक्ट करता है। और पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जो सबसे बड़ा रिस्क है इंडिया में वो ग्लोबल है। आज भी मैं वही बात कहूंगा, डोमेस्टिक फैक्टर्स इंडिया के काफी स्ट्रांग है और डोमेस्टिक फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो रिकवर हो रहा है, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ का जो प्रेशर है वो बरकरार है, और उसके कारण थोड़ा हेडविंड कहते हैं जैसे अंग्रेजी में, थोड़ा दबाव है उसके कारण। हफ्ते 2 हफ्ते तक सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे थे, मैं जहां भी आता हूं, कि 2008 जैसी सिचुएशन तो नहीं है। अब हफ्ते भर से सवाल थोड़ा सा बदला है। हाँ। अब ये पूछ रहे हैं कि चीन से जितनी बुरी खबरें आनी थी आ गई ना, अब और तो कुछ नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली आप अगर बाजार ग्लोबल मार्केट कैप, पूरी दुनिया का जो मार्केट कैप है उसको अगर आप देखें तो 2008 में कुल मिला के $12 ट्रिलियन की गिरावट आई थी, टॉप से लेके लो तक। $56 ट्रिलियन का मार्केट कैप था, वो गिर के 44 हो गया। इस बार अगर हम माने कि जो अभी पिछले दिनों में अगर ये बॉटम हुआ हो, तो टॉप से लेके बॉटम तक $10 ट्रिलियन का मार्केट कैप निकल गया। तो ये ज्यादा फर्क नहीं था, बट आप देखो इंडिया में फर्क। उस समय हमारा इंडेक्स करीब 22,000 के आसपास, 21,500 वाला 8,000 हो गया था। इस बार 29,000 वाला 25,000 हुआ। तो आपको ये फर्क दिख रहा है रिलेटिव। उस समय क्राइसिस अमेरिका में हुई थी, इस समय अगर हम बोल सकते हैं क्राइसिस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि क्राइसिस है नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था वो चाइना से आया। तो सबसे ज्यादा गिरावट चाइना में आई, लेकिन इंडिया को भी थोड़ा असर पड़ा, लेकिन जो असर पड़ा वो 2008 के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो मार्केट कैप इरोजन ग्लोबली बहुत $12 ट्रिलियन हुआ था, इस समय $10 ट्रिलियन हुआ है। लेकिन रिजम सर, जो ग्लोबल मार्केट्स महीने 2 महीने तक पहले तक सारे के सारे रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे थे, लाइफ टाइम हाई बनाए। 2008 से लेकर अब तक सिचुएशन क्या बदली है? सिर्फ यही नहीं कि सेंट्रल बैंक से जमकर पैसे डाले हैं सिस्टम में, जिसको जितनी लिक्विडिटी चाहिए लेकर जाइए। अब बड़ा सवाल कि ग्रोथ कहाँ है? 2 इंजन है, एक चाइना जो ठंडा हो रहा है, दूसरा इंजन यूएस है, वो पता नहीं गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, कब टेक ऑफ करेगा। तो फिर ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स क्या आपको लगता है कि और ज्यादा कमजोर होंगे? नहीं, हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएगा। जो तेजी बरकरार थी सब जगह, उसमें से आई थिंक जो अभी बाहर निकलेगा वो ये है कि कुछ बाजारों में तेजी रहेगी और कुछ बाजारों में नहीं आएगी तेजी। और एक्चुअली अगर आप देखिए तो अगस्त की बात कीजिए, तो जब ये गिरावट आई उसके पहले की बात, तो कुल मिला के कुछ 25 या 26 इमर्जिंग मार्केट्स हैं, 26 है, उसमें से 23 इमर्जिंग मार्केट्स ऑलरेडी मंदी में थे, जिनकी मार्केट्स में 25 से 30% की गिरावट आ चुकी थी। सिर्फ 3 या 4 बचे थे, उसमें से एक इंडिया था। तो इंडिया में आपको 20% करीबन गिरावट मिल गई, लेकिन वो मार्केट्स तो और भी गिरे वहां से। तो इंडिया की गिरने से पहले वो ऑलरेडी 25% गिर चुके थे, 23 आउट ऑफ 26 मार्केट्स। तो इमर्जिंग मार्केट एसेट क्लास को आप देखिए तो वो भरपूर मंदी में था।
वहां पे मंदी जोर शोर में चल रही थी क्योंकि स्ट्रक्चरली उनको प्रॉब्लम हो गया है, ज्यादा कर्ज हो गया है और ग्रोथ नहीं है और कई कई जगहों पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो रिफॉर्म्स की कोई आकांक्षा नहीं। हाँ, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया। तो इमर्जिंग मार्केट में ये जोर से मंदी चल रही थी और उसका इफेक्ट एक्चुअली अमेरिका पे पड़ा है। अब 2008 में देखिए अमेरिका में जो हुआ उसका असर सब जगह पड़ा, लेकिन इस समय इमर्जिंग मार्केट में जो हो रहा है उसका असर, अगर आप फेड का भी एक स्टेटमेंट था 1 महीने पहले, उस पर गौर कीजिए तो पहली बार फेड ने बोला था कि इंटरनेशनली जो हो रहा है उसको हम ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण जो डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है उसके कारण से यूएस इकोनॉमी में वीकनेस आ जाएगी। तो पहले कभी फेड ने इंटरनेशनल के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन वो इतना प्रेशर आ रहा था और अब भी अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स ट्रेड वेटेड बेसिस पे रोज नया हाई बना रहा है, तो ये प्रेशर आ रहा है अमेरिका पे भी। तो इसका असर इमर्जिंग मार्केट से, तो इमर्जिंग मार्केट एसेट क्लास आज के दिन में बहुत मंदी में है और ये हो भी सकता है कि इट इज रेडी फॉर अ डेड कैट बाउंस, क्योंकि इतनी मंदी हो गई है कि अब शेयर्स वहां पे काफी गिर चुके हैं। जो आपने फेड की बात की, उनमें भी ये देखा था कि जनरली पहले पोर्चुगल, ग्रीस, स्पेन की प्रॉब्लम होती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था अमेरिका को, होती होगी, एक आध देश उड़ गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, हार्डली जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कुछ है पूरे दुनिया में। लेकिन चाइना की मंदी, इमर्जिंग मार्केट की मंदी को अमेरिका जिस तरह से देख रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है, आप क्या सेंस कर रहे हैं, क्या रेट हाइक होगा या नहीं होगा? होगा तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है या नहीं, और नहीं होगा तो अच्छा है या नहीं, आप कैसे पढ़ रहे हैं सर? आई थिंक एक स्टेटिस्टिक है जो मुझे यहाँ कहनी पड़ेगी। अगर आप 2 महीने पहले की बात है, क्योंकि उसके बाद डॉलर काफी बढ़ चुका है, एशिया पैसिफिक एक्स जापान को नहीं लेते, जीडीपी जो है वो करीबन $18 ट्रिलियन था। ओके, अमेरिका $16 ट्रिलियन है। तो हम जहां बैठे हैं वो पूरा जो ब्लॉक है उसका जीडीपी अमेरिका से बड़ा है। तो अब यहाँ जो होता है वो दुनिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ओके, हमारा ब्लॉक अमेरिका से बड़ा हो गया, ये पहले नहीं था। अच्छा फील हो रहा है ये सुनकर। नहीं, उसमें अभी अच्छा फीलिंग बराबर है, लेकिन वो उस 18 ट्रिलियन में से $10.5 ट्रिलियन चाइना से आता है। ओके, चाइना डोमिनेंट है, चाइना बहुत बड़ा इकोनॉमी है। तुलना में मैं आपको एक कंपैरिजन दूं, जापान $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बहुत छोटी हो गई है। तो चाइना में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका इम्पैक्ट दुनिया पे आना तो निश्चित ही है, और प्रॉब्लम हो रहा है चाइना में, क्योंकि आज 20 महीनों से वहां पे पीपीआई मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स गिर रहा है, तो डिफ्लेशन जिसे कहते हैं वो हो रहा है। मतलब आप अगर कुछ बनाते हो तो उसके भाव गिरते रहे। अब पिछले जो स्टेटिस्टिक है वो 6% हो गया पीपीआई डिफ्लेशन, मतलब 6% ईयर ऑन ईयर फॉल हो रहे प्राइस में। तो आपको प्रोडक्शन करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं रहा। ओके, और जो खरीदार है उसको भी कोई इंसेंटिव ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो भाव गिर रहा है तो मैं आज क्यों खरीदूं, जितना रुक के लूंगा उतना सस्ता। एग्जैक्टली। तो ये जो स्लो डाउन आ रहा है चाइना में वो काफी रियल है, और उसके कारण पूरी दुनिया पे असर हो रहा है, क्योंकि $10.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये छोटी इकोनॉमी नहीं है। इंडिया में अगर प्रॉब्लम होता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम $1.5-2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन चाइना इज वेरी बिग। तो चाइना को देखकर फिर फेड रेट हाइक नहीं करेगा, या फिर अपनी इकोनॉमी के डेटा पर ही वो डिपेंड करेंगे? और दूसरी बात है कि फिर हमारे लिए इसका क्या मतलब है? नहीं, अब फेड का ये सिचुएशन है कि पहले तो वो इग्नोर कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे, देख नहीं रहे थे, क्योंकि इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अब इम्पैक्ट आने लगा है। अगर आप देखिए जो कल डेटा आया इंपोर्ट प्राइसेस यूएस में, एक्स ऑयल एक्स एनर्जी, वो 3 या 4% से गिरे हैं ईयर ऑन ईयर। तो फेड का एक टारगेट है कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को 2% तक लेके आना है, लेकिन वो वहां जा नहीं रहा है। उनका लेबर मार्केट रिकवर हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन वापस नहीं आ रहा है। देखो फरक देखो उनके यहाँ, वो महंगाई बढ़ाने के चक्कर में, हम घटाने के चक्कर में। तो इसीलिए इंडिया का सिचुएशन काफी स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत अलग सिचुएशन, हमारा ऑपोजिट विपरीत सिचुएशन है दुनिया से, लेकिन वो महंगाई आ नहीं रही है, तो उनके लिए भी कठिन हो गया है रेट हाइक करना इमीडिएटली। तो अब जैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, आई थिंक ये प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर में तो नहीं करेंगे। हमारा ये मानना है, मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि दिसंबर में होगा, लेकिन जरूर से होगा। अगर आप सितंबर में कर देते तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए अच्छा होता, बिकॉज यहाँ पे जो आरबीआई का पोजीशन है उनके लिए ये फेड का रेट हाइक पीछे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया को एक्चुअली रेट काटने हैं अनेक कारणों से। सबसे बड़ा जो कारण है ये है कि हमारे डोमेस्टिक सेविंग रेट अभी बढ़ रही है, और आप डिपॉजिट ग्रोथ को देख लीजिए, इक्विटी मार्केट के फ्लोज को देख लीजिए, तो ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि रियल रेट इतना हाई हो जाए कि सेविंग्स इतने बढ़ जाए कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाए।
अब आप बोलोगे करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो माहौल दुनिया में आज है, अगर इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया तो इट विल बी अ सिग्नल कि यहाँ ग्रोथ नहीं है और फिर यहाँ लोग इक्विटीज बेच के चले जाएंगे। तो हमें करंट अकाउंट सरप्लस नहीं करना है, उतनी सेविंग्स को बढ़ोतरी नहीं देनी है, थोड़ा सा बैलेंस रखना है, कंजम्पशन को भी रखना है। आप ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है, ये तो सबको पता चाहिए, अब फोकस ग्रोथ पे करना चाहिए, राइट? ये आपका मैसेज है, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या ये सही वक्त आ गया है कि 29 सितंबर को आरबीआई गवर्नर एक दमदार कट दे, ये 0.25% वगैरह ये नहीं, आधा % दे, एग्रेसिव बोले कि भाई हम ग्रोथ पर पुश करना चाहते हैं, तो मूड बनेगा एफआईएस का? मूड तो एफआईएस का बना हुआ है, बेच तो रहे नहीं, वो इमर्जिंग मार्केट के आउटफ्लोज के कारण। अगर आप उनकी पोर्टफोलियोज में देखें तो इंडिया ओवरवेट है और बहुत सारे लोगों के लिए इंडिया सबसे बड़ा ओवरवेट है। मॉर्गन स्टैनली के रिकमेंडेशन लिस्ट में भी इंडिया सबसे बड़ा ओवरवेट है। तो एफआईएस आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। हम अपने महिला दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले सेंसेक्स का एक चेक ले लेते हैं। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मजबूती के साथ खुले थे। हालांकि जिस गैप अप ओपनिंग को हमने देखा था उतने अब ऊंची और मजबूती बाजारों ने नहीं कायम रखी, लेकिन फिर भी हरे निशान पर हैं। सेंसेक्स में हम 50 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी में हम करीब 16 अंकों की ही बढ़त अब बाकी रह गई है। मिड कैप इंडेक्स 63 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में अभी 50 अंकों की मजबूती यहां पर नजर आ रही है। और मेरे साथ हैं एक खास मेहमान आज हमारे शो में, दीपाली गोयनका जुड़ रही है मेरे साथ, वेल्सपेन इंडिया की ईडी। स्वागत है दीपाली आपका। हम आपसे अक्सर आपके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज आपके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये है विमेन स्पेशल। तो बतौर विमेन एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं और एक अपने काउंटर पार्ट्स को हैंडल करने में आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? असल में मैं ये कहूंगी कि हिंदुस्तान में अभी ये काफी जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं अभी इवॉल्व हो रहा है ये स्ट्रक्चर। पर हाँ, जब तक आई थिंक हम विमेन को देखते हैं काम करते हुए तो ये लगता है कि ये क्या कर रही होंगी, यहाँ पे डिजाइनर है या क्या करेंगी। I mean, अक्सर मुझसे पूछा जाता है क्या आप डिजाइनिंग हैंडल करते हैं, आप क्या हैंडल करते हैं। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर विमेन है जो भी है, आई थिंक हमको अपना सब्जेक्ट एकदम वी शुड बी ऑन टॉप ऑफ इट, वी शुड नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड वी शुड वॉक द टॉक। अगर वो हमारे में है तो आई थिंक पीपल विल स्टार्ट टेकिंग अस सीरियसली। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ ओवरऑल आप जेंडर प्रोग्रेशन कैसे देख रहे हैं हमारी कॉर्पोरेट इंडिया में, क्योंकि कई और महिला एंटरप्रेन्योर हैं जो एकदम टॉप पोजीशन में दिखती हैं, लेकिन हमेशा एक ग्लास सीलिंग की भी बात होती रहती है। क्या आप वो महसूस करती हैं, क्या हम उस दिशा में कदम उठा पा रहे हैं? हमने अपना कदम चालू कर दिया है और आई थिंक इंडिया में भी, बिकॉज सबसे अगर देखा जाए इन 2025 इंडिया विल बी वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज। यहाँ पे आ रही हैं विमेन, बट ये हमारे पर है, ये हम लोगों पर है, हम सीनियर लीडरशिप पर है कि हम विमेन को और यंग गर्ल्स को बढ़ोतरी दें इस सिस्टम के अंदर। क्योंकि ये ग्लास सीलिंग हम लोग सब कहेंगे, ग्लास सीलिंग एक माइंडसेट भी मैं कहूंगी, ये हमारे पर है कि हम इसको कैसे आगे लें और आगे बढ़ें, हम साथ में बढ़ें इसको लेकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये रहेगा कि हम विमेन को कैसे ग्रूम करें। आई थिंक एट ऑल लेवल्स इफ वी कैन गेट विमेन। आज अगर वेल्सपेन के अंदर 3% थी विमेन 2002 में, टुडे इफ आई टॉक अबाउट कि आज 20% विमेन है वेल्सपेन ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हमको लेके जाना है 50% तक आगे बाय 2020 एंड 2025 बियॉन्ड। तो ये एक जर्नी होती है, ये जर्नी होगी हम सबके लिए, बिकॉज ये बैलेंस लाना हमारे लिए भी जरूरी है और आई थिंक हमारे कंट्री के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज IQ और EQ के अलावा एक MQ भी एक नई चीज मैं आजकल सुन रही हूं, और अगर ये बैलेंस हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाएंगे तो खाली फिर एक बेसिक आई थिंक एक कॉन्क्रीट जंगल ही रह जाएगा हमारा हिंदुस्तान और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी।
दीपाली, अब आपने कहा कि 3% से अब आपकी महिला एम्प्लॉय 20% हो गई हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आप जब एक महिला एम्प्लॉय को काम करते हुए देखते हैं और एक पुरुष एम्प्लॉय को काम करते हुए देखते हैं, उन दोनों के काम करने के तरीके में कुछ आप बदलाव महसूस करती हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में गई थी और वहां मैंने देखा इतनी सारी महिलाएं काम कर रही थी और उन्होंने कहा कि ये बहुत बारीकी का काम है और हमें लगता है महिलाएं बहुत बेहतर करती हैं। क्या आपको भी लगता है कुछ काम में महिलाएं बेहतर रहती हैं आपके स्पेस में? बिल्कुल रहती हैं। एक्चुअली मैं इसका 2 तरीके से आपको जवाब दूंगी। एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि महिला के पास समय एकदम कम रहता है, बिकॉज वो गृहिणी भी हैं, माँ भी हैं और फिर काम भी कर रही हैं, तो उनके पास टाइम उतना रहता है, तो वो सोचती हैं कि हम कैसे इस समय को कैसे अपने एलोकेट करें और मल्टीटास्क करें। तो दे एलोकेट दैट टाइम। इफ दे आर वर्किंग फ्रॉम से 9 to 6, दे विल कंप्लीटली यूटिलाइज देयर टाइम। वो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा देखती हूँ। सेकेंड, जैसे आपने बोला वो बारीकी से काम करती हैं, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 2 चीजें हैं। एक तो विमेन इंट्यूशन बहुत बड़ा एक मुद्दा विमेन में मैं देखती हूँ। एक तो कहते हैं कि भाई ठीक है, एक कमर्शियल है, फाइनेंस है, पर एक जो एक इंट्यूशन है और आदमी को पहचानने की जो शक्ति है, वो एक औरत में बहुत बढ़िया से मैं देखती हूँ। थर्डली, अगर मैं फ्लोर पे देखती हूँ, डेफिनेटली वो डिटेलिंग में काम करते हैं और हमारा तो काम टेक्सटाइल से ही संबंधित है, तो उसमें भी मैं काफी हद तक वो एक तरीका देखती हूँ। और इम्पोर्टेंट जो मेरे साथ है कि हमारा जो कस्टमर है, अगर मैं टेक्सटाइल्स की बात कर रही हूँ तो कंज्यूमर है, और कंज्यूमर के अलावा जो कस्टमर है जो कि मेरे B2B कस्टमर्स हैं, वो भी विमेन है। तो एक जो कनेक्शन होता है, जो एक रेलेवेंस होता है, वो बहुत बढ़िया से उभर के आता है। सो दैट्स व्हाट इज द डिफरेंस दैट आई सी इन दिस होल गैमेट। दीपाली, आपसे अगर मैं स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पर सवाल पूछूं, तो क्या आप शेयर मार्केट में निवेश करती हैं और महिलाओं को आप कहेंगे इसमें निवेश करने के लिए किस तरह के निवेश की आप सलाह देंगी? म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा सेफर हेवन लगते हैं या फिर इक्विटी मार्केट में भी निवेश करने की सलाह देंगी? ऑनेस्टली मैं इसके अंदर थोड़ा कम विश्वास रखती हूँ, बट अगर मैं बोलूंगी विमेन को इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई थिंक इट शुड बी काइंड ऑफ 50-50 काइंड ऑफ अ रिस्क इन बोथ। ओके, और थोड़ा सा आपके बिजनेस पर भी समझना चाहेंगे। आप टेक्सटाइल आपका कोर है और अभी किस तरह की आप डिमांड एनवायरनमेंट देख रही हैं और जिस तरह के ग्लोबल प्रेशर से हम गुजर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर कितना दिख रहा है? जी बिल्कुल। आज के माहौल में हाँ, अगर अपन डायनामिज्म देखते हैं तो युआन डिप्रेस्ड है, मार्केट डायनामिक्स भी अगर अपन देखते हैं चाइना में जो हमको सुनने को आ रहा है, यस देयर इज दैट काइंड ऑफ अ कंप्लीट अपहीवल वी आर सीइंग। हमको यूरोप दिख रहा है, यूके दिख रहा है, वहां पे भी अपहीवल है। जो एक इकोनॉमी सही कर रही है जहां पे हमको दिख रहा है कंपैरेटिवली, वो यूएसए है। बट हालांकि मैं ये कहूंगी कि इम्पॉर्टेंट ये है कि इन टेक्सटाइल्स, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं और इंडिया की और वेल्सपिन की बात करूं, टेक्सटाइल्स एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला है, पर अगर मैं होम टेक्सटाइल्स को लेके चलती हूं तो होम टेक्सटाइल्स में इंडिया की पोजीशन काफी स्ट्रांग हो गई है। बिकॉज अगर मैं कॉटन की बात करती हूँ, होम टेक्सटाइल में अगर मैं कॉटन प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ, तो इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड ऑल्सो द एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। और हमारी जो इकोनॉमी है, जो अगर हम देखते हैं, काफी पॉजिटिविटी दिख रही है वर्ल्ड में, ग्लोबल मार्केट्स में हिंदुस्तान की तरफ। उसके कारण एक बहुत अच्छी वे बनी हुई है हमारे लिए, तो हमारी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। पर मैं हमेशा ये सबसे कहूंगी कि हम लोगों का सबका, आई थिंक हम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, हमको एक अपना यूएसपी बनाना चाहिए। और एक यूएसपी बहुत क्रिटिकल है। आम प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है, उधर हमको कंपटीशन बहुत मिलेगा। आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हाउ कैन यू बी डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाट एट वेल्सपन वी फोकस ऑन। मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है 30% इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का है। सो उससे काफी हमको एक अलग अप्रिसिएशन मिलता है और डिफरेंशिएशन भी मिलता है। और आपके प्रोडक्ट की छाप हमने इस बार विमल्टन में भी देखी है दीपाली। लेकिन एक सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर आप हैं, नई आइडियाज इनोवेशन करती हैं। आप जो विमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, सपना देख रही हैं, उनके लिए क्या मंत्र होगा दीपाली गोयनका का?
मेरा मंत्र यही रहेगा कि अगर आपका कमिटमेंट है और पैशन है और एक फोकस है तो आप आगे बढ़िए और पूरा इसको 100% कमिटमेंट लेके चलिए। बस एक चीज जरूर है, जो भी आप काम करें उसमें एकदम आत्मनिर्भर होकर एक विश्वास लेकर सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए उसके बारे में, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, कॉस्टिंग हो, इंडस्ट्री के थोड़े नुआंसेस हो। अगर वो सब हमको मालूम है, मतलब वी शुड बी ऑन टॉप ऑफ अ गेम एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर एक पैशन के बिना कहीं कुछ भी नहीं मिल सकता। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से। देन आई थिंक वी ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू सो मच दीपाली हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका जो ये मंत्र है, ये शायद सभी महिलाओं का मंत्र होना चाहिए कि आपको टॉप ऑफ द गेम रहना है और पैशन अगर है आपका आपके काम के प्रति तो आप के लिए ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां हैं। शुक्रिया दीपाली गोयनका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल्सपन इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपाली थी हमारे साथ हमारे सौदा आपका के लेडी स्पेशल में, खास अपने मंत्र सक्सेस से जुड़े हुए देती हुई। इसी के साथ सिमी भावमिक और शाइना, इन दोनों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमारे इस शो में जुड़ी, इतने सारे महिलाओं के सवालों का जवाब दिया। और वो तमाम महिला जो जुड़ती हैं हर शुक्रवार हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ पूछती हैं अपना सवाल, सभी का धन्यवाद। तो सौदा आपका में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे यही इजाजत दीजिए। लेकिन कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट लेकर हम अभी हाजिर हो रहे हैं कमोडिटी राउंड अप में।